आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, जो कि हमारे बीकॉम का पार्ट है सिलेबस में। विल स्टार्ट यूनिट 1 टुडे। तो यूनिट 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है कि ईवीपी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, माइंडसेट क्या होना चाहिए, और बहुत सारे मतलब 11 थ्योरीज हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, वो सब। तो अभी वो सब हम रिकॉल करेंगे। पहला है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जैसे ही हमारे माइंड में वर्ड आता है, हमें सबसे पहले 3 चीजें याद रखनी है। एक है कि भाई नया बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा है रिस्क टेकिंग, और तीसरा है अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर आपको ये 3 चीजें याद है, आपकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। तो एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? वो रिस्क लेता है, और जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सबको वो एलोकेट करता है। क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो entrepreneur is a person who launches his own venture. He organizes and manages and takes the risk of developing those new products or processes for which the market demand exists. जो डिमांड होगी और वो मार्केट को नहीं मिल रही होगी, तो उसको वो फुलफिल करेगा अपना न्यू प्रोडक्ट बना के, ठीक है। An entrepreneur bears the risk of a new venture if there is a chance to earn profit. He is a front man who brings together various factors of production and creates value by developing a new product. तो क्या करता है? रिसोर्सेज एलोकेट करता है, लेबर एलोकेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और कोई भी नया प्रोडक्ट बनाता है। इस सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, सर्विस बेस्ड के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करता है। इट इज अ प्रोसेस और द एबिलिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर क्या है? इनोवेटिव, कोई भी नई चीज, नया आइडिया आना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या कोई भी सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए। हार्डवर्क, हर चीज में हार्डवर्क चाहिए, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं होता, पढ़ाई भी नहीं होती, तो बिजनेस तो कैसे ही बनेगा। तो हार्डवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिजायर्ड फॉर न्यू हाई अचीवमेंट, अचीवमेंट अच्छी होनी चाहिए। जो गोल सेट हुआ है वो मतलब अच्छे से उस पर फोकस करना चाहिए, और तभी हम गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, जब तक रिस्क नहीं लोगे बिजनेस प्रॉफिट गेन नहीं करेगा। एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि आइडियाज हर जगह से आ सकते हैं। कोई एम्प्लॉय आइडिया दे सकता है, कोई कस्टमर आइडिया दे सकता है, कोई भी इंसान, कोई भी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको कहीं से भी आइडिया आ सकता है। तो यू हैव टू बी ओपन माइंडेड व्हाइल कंटिन्यूइंग अ बिजनेस और स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई भी डिसीजन आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको लेके अपने डिसीजंस को लेके बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना चाहिए। सबको कंसिडरेट करके अपना डिसीजन लेना चाहिए। नो योर प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज बना रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक ओनर हैं अपनी कंपनी के और आपको ही नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट क्या है और क्या करता है, क्या बनाता है, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्या नहीं है, कस्टमर्स को कैसे ही पता चलेगा। तो यू हैव टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। फिर है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप एक बिजनेस के ओनर बनने वाले हो, और एक बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो उन सारे लोगों को मैनेज करना, एक अच्छा उनको अच्छी इन्वायरमेंट देना ताकि वो आपका बिजनेस आगे बढ़ा सके, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सके, प्रॉफिट्स वगैरह बना सके, उसके लिए एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। फिर है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छी सोच रखना, सब कुछ अच्छा अच्छा बोलना, क्योंकि अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा होगा। कोई भी नेगेटिविटी वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छा करो, हार्डवर्क करो, सब कुछ अच्छा जाएगा। गुड ऑर्गेनाइजर, अपनी कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अलग होता है, सेल्स अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो इन सबको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना कोऑर्डिनेटिव तरीके से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट while starting a new business or even while continuing a business. फिर है फीचर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या करता है वो? पहले तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। आप एक नया बिजनेस खोलोगे, ठीक है, तो आप एम्प्लॉय वगैरह रखोगे, मैनेजर्स वगैरह रखोगे, लेबर वगैरह रखोगे कि वो आपको प्रोडक्ट बनाए, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर है इनोवेशन, नई चीज आएगी मार्केट में,
जो कस्टमर की डिमांड है वो डिमांड तो उस हिसाब से नहीं करेंगे जो मार्केट में ऑलरेडी होगा, वो वही चीज डिमांड करेंगे जो मार्केट में नहीं होगा। अगर होगा तो वो कहीं और चले जाएंगे, बट यू हैव टू फिगर इट आउट कि कस्टमर को क्या चाहिए कोई भी इनोवेशन से, कि वो ट्रेंड बन रहा है। तो इनोवेशन मतलब नया चीज आना चाहिए। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, पैसा आएगा हमारी इकोनॉमी में, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंक्रीज होगी ही होगी। फिर है इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। कोई न्यू बिजनेस बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, सोसाइटी इम्पैक्ट होगी, कस्टमर को जो भी उनकी वांट है, नीड है, वो मिल रही होंगी, उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही होंगी, तो सोसाइटी को तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और कम्युनिटी में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सपोर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ, जो भी कंज्यूमर हमारा डिमांड कर रहा है उसमें हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रिसर्च भी चाहिए होगी और उस रिसर्च के थ्रू ही हम कुछ नया प्रोडक्ट बना सकेंगे या कोई नई चीज डेवलप कर सकेंगे, तो उसमें भी डेवलपमेंट होगी। फिर नीड बेस्ड फंक्शन है कि जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, बिजनेस चलाओगे तो सबसे पहली चीज तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए चलाओगे, तो इट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी। फिर है ओनर ऑफ द वेंचर, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो वेंचर, अपने वेंचर या बिजनेस का ओनर होगा। क्रिएटर ऑफ वेल्थ, पैसा क्रिएट करेगा वो लोगों के लिए, खुद के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देगा, एम्प्लॉयमेंट से पैसा आएगा। फिर है पोजेसेस डिस्टिंक्ट क्वालिटीज लाइक रिस्क बेयरिंग, गोल सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अलग अलग क्वालिटीज, जब तक रिस्क नहीं लोगे नहीं चलेगा बिजनेस, गोल सेट नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है बिजनेस चलाने का, डिसीजन मेकिंग काफी अच्छा होना चाहिए तब चलेगा बिजनेस, तो ये सब रहता है एक क्वालिटी एंटरप्रेन्योर में। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या चीजें करता है हमारी सोसाइटी के लिए, ताकि वो एक अपना मतलब सोसाइटी के लिए भी और जनरली भी, ताकि वो एक अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर सके। पहला है कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेगा कि व्हाट द कस्टमर्स आर डिमांडिंग एंड और व्हाट डू दे नीड, वो सब आइडेंटिफाई करेगा। फिर उस हिसाब से आइडिया सोचेगा कि उस जो भी कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उसको वो प्रोडक्ट या वो चीज कैसे पहुंचा सके। सो he will think about an idea and after thinking वो उस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा। फिर फिजिबिलिटी स्टडी होगी, अच्छे से पढ़ेगा उन चीज़ों को, अच्छे से रिसर्च करेगा अबाउट हाउ प्रोडक्ट्स कैन बी डिलीवर टू द कस्टमर, और क्या जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्या वो कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। फिर रिसोर्सेज इकट्ठा करेगा, ठीक है, जब तक रिसोर्सेज नहीं आएंगे, रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं बन पाएगा, तो रिसोर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, फिर अपनी एंटरप्राइज को सेट करेगा, अपनी कंपनी को सेट करेगा। फिर मैनेज करेगा अपनी कंपनी को, और जैसे कंपनी अच्छे से मैनेज हो जाएगी, मार्केट में सेट हो जाएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपनी की हो ही जाएगी। फिर है एडवांटेजेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल है, फुल रिवॉर्ड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न्यू एक्सपीरियंसेस। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि वो कंपनी में कोई भी नई चीज अपनी कंपनी को लाता है, तो मार्केट में एक नई चीज आती है, ठीक है, कस्टमर को भी फायदा है, फ्रीडम है, कोई भी सेक्टर में वो जा सकता है, कहीं भी पूरा कंट्रोल ले लेता है मार्केट पे, अगर कस्टमर ने उनका प्रोडक्ट वगैरह अच्छा बना लिया या ले लिया, रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। एडवांटेजेस, ठीक है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया ब्रेसलेट्स बनाने का, ठीक है, अब कल मेरे 10 ब्रेसलेट्स बिके, आज मैंने 100 बेच दिए और कल मेरे 50 बिके, तो मेरी जो पैसों, मेरी इनकम की स्टेबिलिटी है वो नहीं है। किसी दिन मैं बहुत ज्यादा कमा रही हूँ, किसी दिन मैं बहुत कम कमा रही हूँ, तो ये स्टेबल तो नहीं है, तो वही एक डिसएडवांटेज है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है कंपनी में जब भी कोई नया वेंचर आता है। फिर है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अब मैं ब्रेसलेट बना रही हूँ तो हो सकता है कि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं मेरे साइड में ही है जो मुझसे अच्छा ब्रेसलेट बनाए और मुझसे कम प्राइस में बेचे, तो मुझे तो लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स तो बुकिंग है नहीं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, फेलियर का रिस्क रहता है कि मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा। फिर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कैपिटल रेज करते हो, उसके लिए आप लोन लेते हो, लोन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर्स वगैरह को सैलरी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर को उनके प्रोडक्ट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देर आर लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन एन एंटरप्रेन्योर। फिर अनसर्टेन इनकम, जैसा कि मैंने बताया कि इनकम बिल्कुल भी सर्टेन नहीं रहती। फिर नीड टू डिवोट मोर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी कंपनी को देना पड़ता है स्टार्टिंग में, या वैसे भी अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी, ठीक है।
फिर है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, कि एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी को खड़ा कर सके और कंज्यूमर को उनके प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। ठीक है, पहला तो है रिस्क टेकिंग और टॉलरेंस। एक रिस्क टेकिंग की ना, रिस्क लेने का एक विल होना चाहिए। जब तक तुम रिस्क नहीं ले सकते तुम कंपनी नहीं चला सकते। यू हैव टू टेक अ सर्टेन रिस्क टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना तुम रिस्क लोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी इनकम होगी। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्क। विदाउट रिस्क टेकिंग अ कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। फिर है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के स्ट्रेंथ्स, स्वॉट एनालिसिस बेसिकली, ये सब होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ब्रेसलेट्स बनाने में है, बट मैं कोई और सेक्टर में घुस गई, मैं खाना बनाने में घुस गई, मैं कहीं भी और भी चली गई एक नया बिजनेस खोलने के लिए, तो दैट इज नॉट, वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें है नहीं। शायद मैं उतना अपना आउटपुट दे ही नहीं पाऊँ उस जगह को जितना मैं ब्रेसलेट बनाने में दे सकती थी। तो सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें इंटरेस्ट हो, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ हो, उस सबको एनालाइज करो और उस हिसाब से अपने बिजनेस का सेक्टर आइडेंटिफाई करो। इनोवेटिव थिंकिंग, चीजें बहुत है मार्केट में, कुछ नया लाने का जज्बा होना चाहिए, तभी ये बिजनेस चलेगा, वरना पुरानी चीजें तो बहुत है और वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है मार्केट में। फिर है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना और आइडेंटिफाई करना, पता रहना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कहाँ किस चीज़ की कमी हो रही है जो कि हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, ट्रेन योर सेल्फ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन एवरीडे सिचुएशन। कहीं भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लुक फॉर प्रॉब्लम्स दैट नीड रिजॉल्विंग और एरियाज वेर इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड। ठीक है, फिर है अडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहना चाहिए। हमारी जो दुनिया है वो चेंज होती रहती है, कुछ ना कुछ सेम कुछ नहीं रहता, नथिंग इज परमानेंट। तो सब कुछ बहुत ही अनसर्टेन है, तो वो चेंजेस को हमें अडेप्ट करना आना चाहिए इफ वी आर ओपनिंग अ बिजनेस। एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव में बेसिकली ये समझो कि सबसे पहले मैं करूंगी या मैं करूंगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रेसलेट्स, यहाँ मैं ब्रेसलेट्स का एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, लेट मी थिंक अबाउट समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पे एक नई ठीक है, ब्रेसलेट्स का ही ले लेते हैं, मुझे टाइम पे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ब्रेसलेट्स की बहुत ट्रेंड चल रही है मेरी सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल। और मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई, अगर मैं एक बिजनेस खोलूँ तो जो भी यहाँ की बहुत सारी लड़कियां हैं या लेडीज हैं या जो भी फीमेल, वो आएंगे मेरे पास ब्रेसलेट्स लेके जाएंगी। तो इससे पहले कोई और ये चीज सोचे, आई हैव टू डिसाइड, आई हैव टू आइडेंटिफाई दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव टू स्टार्ट मेकिंग ब्रेसलेट्स टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ठीक है, ये होना चाहिए कि प्रोएक्टिव अप्रोच सबसे पहले मैं करूंगी, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करूंगी, रिसोर्सिंग करूंगी, अपना पाथ चूज करूंगी, प्लानिंग करूंगी और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फिर है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। अब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया पर आप कस्टमर को पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे कस्टमर को ब्लैक बीड्स वाला ब्रेसलेट चाहिए, बट मैं उसको दे रही हूँ कुछ क्या बोलते हैं, रोज गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट्स। ये तो नहीं चलेगा ना, मैं रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं कर पा रही हूँ अपने कस्टमर से, मैं समझ ही नहीं पा रही कि उसको क्या चाहिए, उसकी डिमांड कैसी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना और उनको उनसे रिलेशनशिप बनाए रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तभी आपके कस्टमर्स जो हैं वो इनिशियली आएंगे और ग्रोथ भी होगी। फिर है कंटिन्यूअस लर्निंग, लर्निंग तो हमेशा कभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या जिंदगी में भी रुकनी नहीं चाहिए। तो लर्निंग तो हमेशा ही रहती है, तो ये तो पॉइंट आएगा ही आएगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है, और क्या क्या नए ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजीज वगैरह, फॉर एग्जांपल, अच्छा नहीं दे सकते हाँ, बट ठीक है, कंपनी है, ठीक है, उसने बटन वाला फ़ोन बनाया, बट आज के ज़माने में बटन वाला फ़ोन नहीं चल रहा। तो दैट कंपनी वॉज नॉट एबल टू गो विद द ट्रेंड, जहाँ टच स्क्रीन मोबाइल वगैरह आ गए थे, तो वो कंपनी नहीं रही अब, और भी अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई। वो कंपनी नहीं सरवाइव कर पाई क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं थी, चेंज को लेके अडेप्टेबिलिटी नहीं थी। फिर है कंज्यूमर सेंट्रिक फोकस, की हमारा जो फोकस होता है वो कंज्यूमर पे ही रहना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी ब्लैक बीड्स और गोल्ड प्लेटेड वाले एग्जाम्पल दिए। ठीक है, फिर है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, कि एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, एक नया बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स जरूरी हैं। बहुत सिंपल है, जब भी आप ये स्टेप्स लिख रहे हो कीप इन माइंड कि भाई अगर मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही होती या मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता तो मैं कैसे करता।
पहला तो है डिस्कवरी, ठीक है। An entrepreneurial process begins with the idea generation, wherein the entrepreneur identifies and evaluates the business opportunities. इसका मतलब है सॉरी इसका मतलब है कि पहले तो हमें डिस्कवर करना पड़ेगा खुद के इंटरेस्ट को और मार्केट को, कि मार्केट में जो कंज्यूमर है उसकी क्या डिमांड है, और ऐसा क्या वो डिमांड कर रहा है कि जो मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। जैसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगर इस चीज़ को लेके आऊँ तो जो मेरा बिजनेस है वो चल जाए, क्योंकि इसकी डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो वी हैव टू डिस्कवर ourselves, our interest and the interest of the markets, ठीक है, कि मार्केट के लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। और फिर an entrepreneur seeks inputs from all the persons including employees, customers, channel partners, technical people to reach an optimum business opportunity. तो अब फॉर एग्जाम्पल क्या हमने अपॉर्चुनिटी देख लिया, फिर हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, है ना, कि जो भी हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या कस्टमर्स होंगे, कैसे एम्प्लॉयज वगैरह, तो वो सब देखना पड़ेगा। फिर है डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। फिर जब हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली है कि हाँ हम ये बिजनेस खोलेंगे, तो उसमें फिर हमें एक बड़ा सा प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा खासा डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा कि हम किस चीज को कैसे आगे चलाएंगे और अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएंगे। फिर है रिसोर्सिंग। The third step of the entrepreneurial process is resourcing, wherein the entrepreneurs identify the sources from where the finance and the human resource will be arranged. अब सब कुछ प्लान वगैरह बन गया। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मैंने देखा कि भाई मेरी सोसाइटी या मेरे आसपास की लोकेलिटी में ब्रेसलेट्स की बहुत डिमांड थी, तो ठीक है, आई डिसाइडेड कि मैं एक ब्रेसलेट बनाने की कंपनी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। फिर अब मैंने अपना पूरा प्लान बना लिया कि मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें करूंगी, कब कहाँ क्या कुछ, पूरा माइंड मैप क्रिएट कर लिया, ठीक है। देन रिसोर्सिंग। अब मैं देखूंगी कि भाई जो रॉ मटेरियल है मेरा ब्रेसलेट बनाने का, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, और जो मेरे वर्कर्स हैं जो मेरे लिए अपने मतलब ब्रेसलेट्स वगैरह बनाएंगे, वो कहाँ से आएंगे। सो आई हैव टू थिंक फ्रॉम वेयर द फाइनेंस कैन कम, और फ्रॉम वेयर द ह्यूमन रिसोर्स कैन बी अरेंज्ड। ह्यूमन रिसोर्स आर बेसिकली एम्प्लॉयज वगैरह, ठीक है। फिर एक बार सब कुछ अरेंज हो गया, पैसे भी आ गए, सब कुछ क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वगैरह बन गया और अच्छा खासा बिक रहा है, तो फिर मैं अपनी कंपनी को मैनेज करूंगी, ठीक है। कि मतलब फंड्स वगैरह आ गए, एम्प्लॉयज आ गए, तो कंपनी को आगे चलाऊंगी, स्टार्ट करूंगी, जो भी मैंने प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। तो मैनेजिंग द कंपनी इज बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग आवर प्लान, जो भी बिजनेस प्लान हमने बनाया वो। फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बेसिकली मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बिजनेस स्टार्टिंग में चलता है तो वो अपने कॉस्ट को कवर करता है, कि सपोज आज मेरे 100 रुपए लगे मेरा ब्रेसलेट बनाने में, ठीक है, तो इवन अगर मुझे 100 रुपए भी मिल रहे हैं तो स्टार्टिंग में वो ओके है, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस इस मार्केट में चलाना है, इट इज ओके। आफ्टर वंस माई बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी, और मैं धीरे धीरे क्या बोलते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर है क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या क्वालिटीज होनी है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली मैंने शिप गलती से लिख दिया। एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली बात, वो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है, कि उसे कोई भी ऐसी चीज है वो रोक ना सके। खुद से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी, खुद से कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। फिर है ओपन माइंडेड होना चाहिए, कि कहीं से भी आइडियाज आ सकते हैं तो इनोवेशन वगैरह आ सकती है। क्यूरियस होना चाहिए हर चीज को लेके, नई नई चीज सीखने के लिए, जो भी डिमांड आ रही है वो क्यों आ रही है, वो कैसे फुलफिल करनी है, सब कुछ ये सब लेके क्यूरियस होना चाहिए, बहुत ही जागरूक होना चाहिए। प्रोएक्टिव होना चाहिए, कि सबसे पहले वही करेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कह सकते हैं प्रोएक्टिवनेस को, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस इज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक एक इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो कोई भी बिजनेस चाहे सब कुछ आ जाए, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय, क्या बोलते हैं, सब कुछ आ जाए बिजनेस में, कंज्यूमर की डिमांड वगैरह, पर जब तक उसकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। फिर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ऐसा क्या नया है जो कि आप ला रहे हो मार्केट में, ताकि जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को पूछे,
ठीक है, अब वो आपको प्रोडक्ट लें तो क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, पर्सुएसिव नेचर होना चाहिए। पर्सुएसिव मतलब लोगों को परसुएट करना कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट लो क्योंकि वो अच्छा है। ठीक है, रहने देना कोई बात ही नहीं चाहिए, ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड परसुएड योर कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट या जो भी आपने बनाया है। ब्रेव होना चाहिए, मतलब फेलियर्स से वगैरह घबराया हुआ इंसान नहीं कर सकता एक बिजनेस को इस्टेब्लिश। सो यू हैव टू बी ब्रेव while स्टार्टिंग अ बिजनेस। टीम ओरिएंटेड होना चाहिए बिकॉज एक ऑब्वियसली कंपनी है, बहुत बड़े लेवल पे वो चलेगी, इवन if वो छोटे लेवल पे चलेगी तो बहुत सारे लोग होंगे, तो अपनी टीम को साथ रखना, सबके बारे में सोचना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है यूथफुल होना चाहिए कि मतलब जो भी आज का ट्रेंड है उस हिसाब से चले। हम्बल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। ये तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक नई कंपनी जब बन रही होती है या कंपनी चल रही होती है उस चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक में क्या आ जाता है कि हमारा लेबर आ जाता है, रॉ मटेरियल्स, लैंड्स, कस्टमर्स वगैरह जो भी हमारी इकोनॉमी में चीज़ें हैं, या क्या बोलते हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह वगैरह, वो बहुत चीज़ें अफेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बोला मुझे ब्रेसलेट बनाना स्टार्ट करना है, बट जो मेरी लोकेलिटी है उसमें लेबर ही नहीं है, मुझे कहीं ज़मीनें नहीं मिल रही है, ना ही मुझे बैंक से लोन मिल रहा है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है अपना, मतलब हाँ बैंक लोन नहीं मिल रहा है अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो वो एक इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है कि भाई मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिससे मैं अपना बिजनेस चलाऊँ। ठीक है, तो इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। ठीक है, कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज। Availability of finance, labor, land, accessibility of customers, suppliers are some of the factors that contribute to the introduction, survival and growth of a business enterprise. Enterprise जो भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक कैसे हो गया वो पता चला। फिर है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी रिलीजन या फैमिली बैकग्राउंड या लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ परसेप्शन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब भी अफेक्ट करते हैं कोई भी एक बिजनेस को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होली का टाइम है, ठीक है, और मैंने स्टार्ट किया पटाखे बेचने का बिजनेस, तो नहीं जा पाएगा क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें क्या चीज चल रही है, होली की। ठीक है, अभी हमारा फेस्टिवल होली का चल रहा है, तो अगर मैं अभी पटाखे बेचना स्टार्ट करूँ या जो भी करूँ तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा बिकॉज मेरी सोसाइटी वो डिमांड ही नहीं कर रही है। तो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, ये सोशो कल्चरल होना चाहिए था। ठीक है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी कंपनी को स्टार्ट करने में। फिर है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कि हमारी कंट्री में होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ के लिए। कैसे? क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री को। ठीक है, रोड्स वगैरह बनाएंगी, तो अगर रोड्स वगैरह बनेंगे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उससे अगर हम कंपनी वगैरह बनाएं और हम अपने गुड्स को इधर मतलब वन प्लेस टू अनदर हम ट्रांसफर करें तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट बिकम्स वेरी इजी। तो इसलिए पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है हमारी नई कंपनी को। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करेगा कि अगर आप अपने वर्कर्स को रिवॉर्ड्स नहीं दोगे, इंसेंटिव्स नहीं दोगे, रिकग्निशन नहीं दोगे, तो दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड। उनको लगेगा कि हम सिर्फ काम 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 कर रहे हैं और हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा बनाए रखना ताकि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो बने रहें आपकी कंपनी में, लेबर टर्नओवर रेट कम हो और अच्छे से ग्रोथ हो कंपनी की, तो वर्क एनवायरनमेंट अच्छा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट जब जब भी हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं, स्पेशली विमेन के लिए, ठीक है, अभी हम आगे वुमेन्स में पढ़ेंगे, तो गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज देती है, तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को। फिर है इम्पैक्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि new industries such as software and business process outsourcing have emerged, and these have large number of entrepreneurial
फॉर्म्स की, फॉर एग्जांपल जैसे लोग आउटसोर्सिंग करते हैं ना, कि फॉरेन के लोग इंडिया के लोग उनसे काम करवाते हैं और वो सब, तो इट इज़ वेरी, मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है जो भी हमारा सर्विस सेक्टर है, कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर रहे हैं और हमारा जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो हो रहा है। फिर है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहती है? पहला है इनोवेशन थ्योरी। इनोवेशन थ्योरी स्टम्पीटर ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसका बेसिकली ये कहना है कि जो भी एक थ्योरी, क्या कहते हैं, थ्योरी बेसिकली हमारा जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो किस बेसिस पे चलेगा उसके बारे में डिफाइन करती है, उसके बारे में हमें समझाती है। तो इनोवेशन थ्योरी ये कह रही है कि जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है वो इनोवेशन के बेसिस पे चलता है, कि जब तक कोई एंटरप्रेन्योरशिप तभी चलेगा जब कोई नई चीज आएगी मार्केट में। तो ये 5 केसेस बताते हैं। पहला तो है कि या तो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू गुड विच कस्टमर्स आर नॉट येट फेमिलियर, कि या तो नया प्रोडक्ट बनाओ या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, पहला कि नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए। दूसरा, नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, कि पहले अगर आप लेबर इंटेंसिव थे तो अब आप मशीन वगैरह यूज करने लग जाओ, ठीक है, तो न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। थर्ड, न्यू मार्केट। फोर्थ इज न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स और हाफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एंड फिफ्थ इज कोई पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन नया है, या तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नया है, ठीक है। तो ये 5 चीजें आएंगी कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन थ्योरी से कैसे बनेगा। 5 पॉइंट्स हैं इसके। पहला है कि जब तक या तो नया प्रोडक्ट बने, ठीक है, या नया प्रोडक्शन मेथड हो, या नई मार्केट हो, या नया सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, की कहीं और से सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल आ रहा है नई जगह से, या पूरी ही नई कंपनी बन रही है, तभी हम कहेंगे कि जो इनोवेशन थ्योरी है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। मतलब ऐसे इनोवेशन से ही हमारा एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा। फिर है नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी क्या कहती है कि द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैकलेन, जो भी है ये, मतलब हाँ ये बहुत अच्छे हैं, जो मतलब ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं या ठीक है, बस पढ़ते हैं। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय मैकलेन। मैकलेन concerned himself with economic growth and the factors that influence it. In this context, he tries to find the internal factors, that is, human values and motives that leads a man to exploit opportunities or to take advantage of favorable trade conditions. इसमें क्या कह रहा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप कैसे चलेगी, एक नई बिजनेस कैसे चलेगी, एक नई बिजनेस ऐसे चलेगी कि जब उसके जो एम्प्लॉयज हैं या जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो उनको अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ भाई हमें कुछ रिकग्निशन मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा ही होगा। तो वो यही कहते हैं कि जब तक अचीवमेंट नहीं मिल जाती तब तक हमारा मतलब, और जब एंटरप्रेन्योर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, वो अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, अचीवमेंट बहुत जरूरी है, रिकग्निशन बहुत जरूरी है। और अचीवमेंट क्या है कि अ डिजायर टू डू वेल, not so much for the sake of social recognition or prestige, but for the sake of an inner feeling of personal accomplishment. फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रही हूँ और मैं अब एवरेज मार्क्स ले आई, बट मैं खुश हूँ मुझसे, दो मुझे कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा अपने स्कूल या कॉलेज से, मुझे कोई प्राइज नहीं मिल रहा क्योंकि ऑब्वियसली मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपर्स ऊपर बैठे हैं, बट ठीक है, मुझे अगर अच्छे अचीवमेंट, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट पूरा रिकग्निशन मिलना, कोई अवार्ड मिलना या कोई रिवॉर्ड मिलना। अगर तुम्हें खुद को अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सही है और मैं मोटिवेटेड हूँ, तो तब बिजनेस चल जाएगा।